महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ये लोग जिस चुनाव क्षेत्र से आए हैं वहाँ के लोग सड़क पर उतरे हैं। इतने आसान नहीं है इस बार। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत में आपने शिवसेना सांसद संजय राउत को सुना, जो कह रहे हैं कि इस बार की लड़ाई न ही एकनाथ शिंदे के लिए आसान रहने वाली है और न ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। 2024 लोकसभा में शिवसेना टूटने के बाद मशाल चुनाव चिन्ह, एक नया चुनाव चिन्ह मिलने के बाद 9 सांसद जहां उद्धव ठाकरे के चुनकर आए हैं, तो उसमें से अब यह कहा जा रहा है कि जो 6 सांसद हैं वो या तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जा सकते हैं या फिर वो अपना एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन इसे लेकर अब तक कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शिवसेना यूबीटी इस बार केवल और केवल लीगल रूल लेने के मूड में नहीं है। महाराष्ट्र के भीड़ से जो तस्वीरें आई हैं, वहां पर शिवसेना यूबीटी के जो कार्यकर्ता हैं वो एग्रेसिव, आक्रामक हो चुके हैं। वहां पर आंदोलन भी शुरू हो चुकी है। और संजय राउत ने दिल्ली में मराठी मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि शिवसेना हो, बीजेपी हो या फिर ये सभी विधायक और सांसद हो, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी बुला लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जेल भी जाना पड़े तो इन्हें सबक सिखाकर हम जेल जाएंगे। मराठी में संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। तुम्ही जर अशा प्रकारे बेईमानी करत असाल तर तुम्ही तुमच्या आईच्या दुधाचा लिलाव केला, तुम्ही तुमच्या आईच्या दुधाचे लिलाव केलाय, लक्षात घ्या। तुम्ही तुमच्या आईला विकलाय आणि मी तुम्हाला सांगतो ना, बघून घेऊ, हे सोपं नाही। तुम्ही सोपं नाही, ह्या वेळेला सोपं नाही। तुम्ही तुमच्या सिक्युरिटीला भारताचं सैन्य आणा, अभी मरायला था। दोस्तों, क्या यहां पर अब यह समझें कि 4 साल में दूसरी बार पार्टी टूटने के बाद इस बार शिवसेना यूबीटी के नेता और उनके कार्यकर्ता ये लड़ाई जमीन पर लड़ना चाहते हैं और अदालत से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अदालत में तो शिवसेना बनाम शिवसेना वाला मुद्दा हो या फिर एकनाथ शिंदे सहित 16 जो विधायक हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा हो, वो 4 साल से जारी है। लेकिन अब तक वहां पर कोई फैसला नहीं आया है, और शायद तभी अगर फैसला आ गया होता तो आज एक बार फिर से शिवसेना पार्टी नहीं टूटती। और इसलिए संजय राउत सहित ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के लोग बहुत आक्रामक नजर आ रहे हैं और इस बार की लड़ाई जमीन पर भी होने वाली है। उनके लोगों का यह भी कहना है कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में आपके सोसाइटी के चेयरपर्सन, सेक्रेटरी से लेकर आपके बच्चों के स्कूल में मॉनिटर कौन होगा, यह भी भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिल्ली में हुआ क्या है, बंद कमरे के पीछे क्या हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र, इस देश के अदालतों के साथ भी मजाक उड़ाया जा रहा है, और सबसे ज्यादा मजाक अगर किसी का उड़ रहा है तो आप वोटरों का उड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसे वोट देते हैं, क्योंकि अब वो सीधे सीधे सांसदों को ही खरीदने की शुरुआत उनकी ओर से की गई है। क्या कुछ हुआ है, आइए आज समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। – 2024 में उद्धव ठाकरे को दिए गए एक नए चुनाव चिन्ह मशाल पर जहां 9 सांसद शिवसेना यूबीटी के चुनकर आए थे, तो उसमें से 6 सांसदों के बागी होने की या फिर गद्दार होने की बात की जा रही है। और इसे ही लेकर बुधवार से ही पूरा जो माहौल है वो दिल्ली में गर्म है। इसी को देखते हुए शिवसेना यूबीटी ने गुरुवार सुबह 11 बजे दिल्ली में व्हिप जारी कर एक बैठक का आयोजन किया और यहां पर व्हिप जारी किया गया था और सभी के सभी 9 सांसदों को वहां पर रहने के लिए कहा गया था। राज्यसभा सांसद संजय राउत सहित लोकसभा के जो 3 सांसद बुधवार को भी शिवसेना यूबीटी के साथ मौजूद थे, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे, ये वहां पर आए थे। लेकिन इसके अलावा और भी कोई सांसद वहां पर नहीं आया, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पत्र लिखकर इन 6 सांसदों से पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं आए और किस तरह से ये लड़ाई कानूनी लड़ाई के सहित जमीन पर कैसे ये लड़ाई लड़ी जाए, इसकी बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पर सवाल भी उठाया जा रहा है दोस्तों, और सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये 6 सांसदों का हुआ क्या। अगर ये शिवसेना शिंदे गुट के साथ गए हैं तो ये बात क्यों नहीं सामने आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जाकर ओम बिरला से मिल चुके हैं और अपने आप को एक अलग ग्रुप बता चुके हैं। अगर ये है तो ये बातें क्यों सामने नहीं आ रही हैं,
क्यों इनकी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं, क्यों इनके लेटर सामने नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना की ओर से जब बुधवार को व्हिप जारी किया गया था, वो लेटर सामने आया था, ऐसा कोई लेटर इन 6 सांसदों की ओर से क्यों नहीं आ रहा है और क्यों ही ओम बिरला कुछ नहीं कह रहे। संजय राउत ने यही सवाल दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था। सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। बात ऐसी है, जब हम स्पीकर को कल मिले थे, मैं, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, तो हमारा एक फोटो भी प्रसिद्ध हुआ है। वो 6 लोग अगर मिले हैं तो दिखाइए उनके थोबड़ा जो है, थोबड़े दिखा दो। वो कह रहे हैं का फोटो आ जाएगा। अरे कौन सी स्ट्रैटेजी है ये? उनको स्ट्रैटेजी नहीं कहते, उनको गद्दारी कहते हैं, बेईमानी कहते हैं, कारस्तान और कपट कहते हैं। सर स्पीकर को चिट्ठी लिखेंगे क्या? अभी भी पार्टी के सदस्य हैं आप, हमारे पार्टी के नाम पर और चुनाव चिन्ह पर आपने चुनाव जीता है, तो अभी भी आप हमारे पार्टी के सदस्य हैं और आपने पार्टी व्हिप का अगर उल्लंघन किया है तो आपको लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगी। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये 6 सांसदों का हुआ क्या, क्योंकि पहले अगर आपको याद होगा तो इस रविवार को मातोश्री जो बांद्रा में मौजूद है, वहां पर उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी और वहां पर संजय दीना पाटिल, ये जो 3 सांसद हैं उनके साथ साथ संजय दीना पाटिल भी वहां पर मौजूद थे और बताया जा रहा था कि जो 2/3 का आंकड़ा है वो एकनाथ शिंदे के पास मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये बैठक गुरुवार को रखी गई थी और व्हिप जारी किया गया था, तब वहां पर संजय दीना पाटिल मौजूद नहीं है, जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये 6 सांसदों का हुआ क्या है। इसे लेकर कोई क्लैरिटी क्यों मौजूद नहीं है और क्यों ओम बिरला, जिनके सामने ये सारी चीजें हो रही हैं, हमने देखा तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद टूट गए, अब शिवसेना की ये बातें सामने आ रही है, वो क्यों सस्पेंस रखे बैठे हैं? उनकी ओर से क्यों नहीं कहा जा रहा है कि ये सांसद उनसे मिलने आए थे, नहीं आए थे? यहाँ पर अफवाहें इतनी भी हैं कि शायद 4 ही सांसद का साइन है उस लेटर पर, 2 सांसदों ने साइन नहीं किया है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, एकनाथ शिंदे की चुप्पी और ये जो 6 सांसद हैं इनकी चुप्पी और ये जो व्हिप जारी किया गया था उस बैठक में नहीं जाने का मतलब ये है कि कुछ तो हो रहा है बंद कमरे के पीछे, जिसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। या तो इन सांसदों पर दबाव बनाया जा रहा है, या तो फिर किसी बड़े ऐलान की तैयारी की जा रही है, या तो ये सांसद खुद डीलिंग कर रहे हैं। जैसे संजय राउत ने आरोप लगाया था कि 15 करोड़ हर किसी को दिया गया है, 50 करोड़ की बात की गई है, तो किसे क्या मिलेगा उसे लेकर क्या डीलिंग तो नहीं चल रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों अगर सच भी कहें तो ये व्हिप जारी किया गया था, अगर यहाँ पर ये सांसद आ भी जाते तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ता, क्योंकि 2022 में जब एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों के साथ सूरत गए थे तब भी व्हिप जारी किया गया था और बहुत सारे जो विधायक हैं वो आए थे शिवसेना की मीटिंग में, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक कर वो मीटिंग अटेंड करने के बाद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। हो सकता है यहाँ पर भी ऐसा ही होता। अब इस पूरे मामले में एक क्लियर पिक्चर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 19 जून को सामने आएगा। 19 जून क्यों? क्योंकि 19 जून जो है वो शिवसेना का स्थापना दिन है, फाउंडेशन डे है। आज इसी दिन यानी 19 जून को आज से 60 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने इस पार्टी की शुरुआत की थी और 60 साल बाद हर साल जैसे कि 19 जून को हम देखते हैं कि इवेंट होता है जहां पर जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। इस बार भी 19 जून को ऐसे ही होगा, लेकिन क्योंकि अब 2 शिवसेना मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 जो फाउंडेशन डे हैं वो मनाए जाएंगे। एकनाथ शिंदे भी करेंगे, उद्धव ठाकरे भी करेंगे। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये जो 6 सांसद हैं जो आज की मीटिंग से गायब थे, क्या वो एकनाथ शिंदे की ओर से आयोजित इस वर्धापन दिन जिसे फाउंडेशन डे कहते हैं वहां पर तो नहीं जाते हैं? अगर वहां पर ये जाते हैं तब भी मामला साफ हो जाता है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं, या फिर वो उनसे भी दूर रहते हैं और उद्धव ठाकरे से भी दूर रहते हैं। इस पर भी नजर बनी रहेगी। खैर मुझे तो नहीं लगता कि वो उद्धव ठाकरे के यहाँ पर आएंगे। जिस तरह से संजय राउत का यह बयान है और लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है तो यहाँ से तो वो दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नजर आएंगे? ये भी देखना बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के पास अभी ये सांसद मौजूद होते तो क्या वो मीडिया के सामने इन्हें पेश नहीं करते? एकनाथ शिंदे के अपने आप को फ्लॉन्ट करने की कोशिश नहीं करते कि देखिए मैं महाराष्ट्र में अब भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं और मेरे पास बीजेपी से ज्यादा सांसद महाराष्ट्र में मौजूद हैं, यानी एनडीए में मेरी जो स्थान है वो और भी ताकतवर हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसकी क्या वजह है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब अब तक फिलहाल नहीं मिल पाया है।
मैंने बुधवार को आपके सामने जो वीडियो किया था उसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब फर्क नहीं पड़ता है आप किसे वोट देते हैं, आप में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है या नहीं, या फिर आप किसी और पार्टी के सांसद को चुनकर देते हैं। वो अब सीधे सीधे सांसदों को खरीद रहे हैं, उन्हें आपके गुस्से से या आपका जो जनमत है उससे फर्क नहीं पड़ता। और अगर शिवसेना के ये जो 6 सांसद गायब हैं उनके बारे में आप देखें तो आप और क्लियरली समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। परभणी से आए हुए संजय जाधव जो हैं 2024 में मशाल चुनाव चिन्ह पर उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ 1.34 लाख वोट से 1,34,000 वोट से ये जीते थे। इसी तरह से शिरडी से आने वाले भाऊ साहेब वाकचौरे ने 50,000 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। यवतमाल वाशिम से आने वाले संजय देशमुख ने 94,000 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। हिंगोली से आने वाले नागेश पाटिल अष्टिकर ने 1,08,000 वोट से हराया था। धाराशिव से आने वाले ओमराजे निंबाळकर ने तो 3,29,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी, अपने ऑपोजिट में खड़े हुए शख्स को हराया था। और मुंबई नॉर्थ ईस्ट से आने वाले संजय दीना पाटिल ने 30,000 के डिफरेंस से अपने सामने मौजूद इस शख्स को हराया था। ये आंकड़े मैं आपको क्यों दे रहा हूं? कोई 30,000 वोट से जीता है, कोई 3,29,000 वोट से जीता है, कोई 1,34,000 वोट से जीता है, कोई 1,08,000 वोट से जीता है। इसके जरिए कहने का मतलब ये है कि ये जो वोट्स थे ये लोगों का जनमत था। ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भर भर कर वोट दिए थे, लेकिन बीजेपी को शायद उससे फर्क नहीं पड़ता और एक फैंसी नेम दिया जाता है ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन लोटस, और उसके जरिए दिन दहाड़े डेमोक्रेसी की हत्या की जाती है, डेमोक्रेसी को तोड़ा जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ पर केवल लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पर मजाक भारतीय अदालत के साथ भी हो रहा है। और उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ओमराजे निंबाळकर का जो यहाँ पर मामला है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। ओमराजे निंबाळकर, जैसे कि मैंने कहा, धाराशिव से 3,29,000 वोट से जीत कर आए थे, लेकिन यहाँ पर उनका एक पर्सनल मैटर है और इस मैटर में अदालत ये फैसला लेगा कि ओमराजे निंबाळकर किस तरफ नजर आते हैं। वो उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे या फिर वो एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे। दरअसल ओमराजे निंबाळकर के जो पिता थे पवन राजे निंबाळकर, उनकी 20 साल पहले हत्या कर दी गई थी और 20 साल से इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। और अब ये माना जा रहा है कि 20 जून को इस पूरे मामले में फैसला दिया जाएगा। यहाँ पर उन जो आरोपी है, जो अक्यूज्ड है, उनका नाम है पद्म सिंह पाटिल। वो भी एक इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं और इनके जो एरिया के ये जो पूरा जिस ज़िले से ये आते हैं वहाँ का ये बहुत पुराना कहीं ना कहीं मामला है। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, लेकिन एक की हत्या हो गई, दूसरा जो है आरोपी बन चुका है और 20 साल से ये पूरा मामला चल रहा था। अब 20 जून को जब ये फैसला आएगा तो ओमराजे निंबाळकर ये कह रहे हैं कि अगर उनके बारे में ये आरोप लगाया जा रहा है कि शिंदे ने उन्हें कहा है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो जिस तरह का फैसला, जिस तरह का वर्डिक्ट तुम्हें चाहिए, मैं उस तरह का वर्डिक्ट यहाँ पर ला सकता हूँ। ऐसे आरोप संजय राउत की ओर से भी लगाए गए हैं और यही बात कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी चल रहे हैं कि 20 तारीख को जो फैसला आएगा उसके आधार पर ओमराजे निंबाळकर ये तय करेंगे कि वो किस तरफ है। लेकिन अगर ये बात सच है दोस्तों, तो क्या ये अदालतों का मजाक नहीं है? क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें बाहर आकर नहीं कहना चाहिए कि ये क्या हो रहा है? आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? क्या अब अदालत का जो वर्डिक्ट होगा वो इस बेसिस पर तय किया जाएगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा होगा? क्या इसी वजह से अब तक 4 साल बाद भी शिवसेना बनाम शिवसेना का कोई नतीजा नहीं आया है, एनसीपी बनाम एनसीपी का कोई नतीजा नहीं आया है? क्या इसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी के 7 सांसद राघव चड्ढा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्या इसी को देखते हुए 20 तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं वो ममता बनर्जी को छोड़कर अब एक नए पार्टी में शामिल हो चुके हैं? क्या अदालत के जो जजेस हैं, जो अलग अलग चीज़ों पर बात करते हैं, कभी किसी को कॉकरोच बुला देते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें नहीं जा रही हैं? क्या उनकी ओर से कोई ऐलान किया गया है दोस्तों? यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना यह होगा कि वाकई क्या वर्डिक्ट आता है और क्या उसके बेसिस पर ओमराजे निंबाळकर वाकई ये तय करते हैं कि वो किस तरफ जाएंगे। क्या आप जो व्यूअर है, आप जो दर्शक है, आप जो इस देश के नागरिक हैं, क्या आपको ये सब कुछ सही लग रहा है? मीडिया को तो काम है ऑपरेशन टाइगर कहते हुए इस पूरी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अदालत का ये काम नहीं है कि किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए आप कोई वर्डिक्ट दें? क्या अगर ऐसा हो रहा है और ये गंभीर आरोप लगे हैं तो आप सोचिए कि ये कितनी चिंताजनक बात है इस देश के लिए। लेकिन यहाँ पर इन फाइटिंग जो है
वो केवल शिवसेना यूबीटी के एमपीज में नहीं है। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी स्टेट बीजेपी जो है वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होगी कि एकनाथ शिंदे के पास उनसे ज्यादा सांसद मौजूद हैं। मैंने आपको बुधवार को भी बताया था और सोमवार के भी एक वीडियो में बताया था कि एकनाथ शिंदे 2024 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो नहीं बन पाए। दिल्ली बीजेपी के वो करीबी हैं, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी में कहीं ना कहीं वो अपने आप को देवेंद्र फडणवीस के बराबर मानते हैं। तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस ये रिस्क लेना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे का जो इन्फ्लुएंस है वो दिल्ली में और बढ़े, उनके पास और ज्यादा सांसद आ जाएं और एकनाथ शिंदे जो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए उसे कहीं सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप सीरियसली ना ले ले। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता क्या करने वाले हैं? क्या वो भी इसे ध्यान से नहीं देख रहे हैं? ये जो 6 सांसद हैं जिसे लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, उसमें देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कर रहे हैं? क्या उनका कोई रोल है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिला है दोस्तों। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, 19 जून को जो वर्धापन दिन है, जो फाउंडेशन डे है, उस दिन शायद थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। इस दिन उद्धव ठाकरे भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एकनाथ शिंदे भी बात करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, और शायद तब ये और क्लियर हो जाए कि आखिर ये जो 6 सांसद हैं इनका भविष्य क्या है। लेकिन जिस तरह से बातचीत आज दिन भर संजय राउत की ओर से की गई है और जिस तरह के बयान का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है शिवसेना यूबीटी जो कैडर बेस्ड पार्टी है वो अब जमीन पर भी उतरकर, एक तो होता है लीगल लड़ाई, लेकिन जमीन पर उतरकर भी वो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और उसकी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और अब स्टेट बीजेपी की तो बातचीत मैंने आपके सामने की, अब आगे सवाल ये भी उठ रहा है कि केवल ये जो सांसद हैं उस पर ध्यान नहीं है। आगे जाकर ये कहा जा रहा है शिवसेना यूबीटी के जो 20 एमएलए चुनकर आए थे उनमें भी 2/3 एमएलए को ही अपने पास लेने की कोशिश करेंगे ताकि वहां पर भी अपनी ताकत बढ़ाई जाए। क्या ये मजाक चल रहा है? आपने पार्टीज अलग कर दिए थे, आपने चुनाव चिन्ह अलग कर दिया था, आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। अगर उसके बावजूद एक के बाद एक चीज़ें अगर होती रहेगी तो ये लोकतंत्र के साथ, आप वोटर के साथ और आपके वोट के साथ कितना बड़ा मजाक है। क्योंकि आप वोट दे या ना दे, शायद अब किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही तय कर लिया है कौन कैसे सत्ता में रहेगा। मोदी अपने दम पर भले ही फुल मेजॉरिटी नहीं ले आ पाए, लेकिन 400 पार का नारा दिया तो यहाँ से तोड़कर वहाँ से तोड़कर किसी भी तरह से 400 पार जाने की कहीं उनकी कोशिश तो नहीं है। ये पूरा सवाल है जो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और क्लैरिटी मिलेगा 19 जून को। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की ये जो पूरी राजनीति है, इसे लेकर दिल्ली में गुरुवार के दिन जो व्हिप जारी किया गया था उसकी जानकारी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। दोस्तों 2024 में संविधान खतरे में है, ये बात जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था और इसी के चलते आप में से कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस समय शायद संविधान खतरे में रहा होगा। 2026 में संविधान के साथ साथ लोकतंत्र भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि आपके वर्डिक्ट के खिलाफ वो अपने ताकत लगाते हुए जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। ये किस इमरजेंसी में आप रह रहे हैं ये भी आप देखिए। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद जब इमरजेंसी उठने के बाद चुनाव हुए थे, तब भी वो चुनाव फ्री एंड फेयर हुए थे और उसके जो नतीजे आए थे उसका इंदिरा गांधी ने स्वागत किया था। लेकिन 2024 के बाद ना ही इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, लेकिन आपके नतीजों को ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो स्वीकार करने से रोक रहे हैं अपने आप को, और दिन रात साम दाम दंड भेद अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है दबाव बनाने के लिए। लेकिन क्या अब ये लड़ाई केवल और केवल अदालत में ना होते हुए ज़मीन पर वाकई लड़ी जाएगी? संजय राउत जिस तरह से एग्रेसिव हैं, जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, क्या वो बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना की तरफ अपने आप को फिर से ले जाने की कोशिश तो नहीं है? इसे लेकर उद्धव ठाकरे 19 जून को क्या कहते हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन दिल्ली में एक बात तो साफ है कि शिवसेना यूबीटी के साथ अभी फिलहाल ऑन पेपर 3 लोकसभा के सांसद मौजूद हैं और 6 सांसद का भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी इस तरह के वीडियोस करते आएंगे। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।